अच्छा जी। जो आज का जो हमारा डिस्कशन है, जिसको हमारा टॉपिक है, वो है एंड और आर वाले ऐसे। एंड आता है और उसमें और आता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब देखें ना कि ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर एंड आ रहा है। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हैं, उसने उसको एंड के जरिए कनेक्ट कर दिया है। एक और टॉपिक लेते हैं फॉर एग्जांपल। वो कहता है कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किस में आ जाएगा? एंड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक लेते हैं कि आईएमएफ बेल आउट्स, बेल आउट पैकेजेस आर रोड टू स्टेबिलिटी आर रेसिपी फॉर डिजास्टर्स। वही बस घंटा। रेसिपीज फॉर। 1 घंटा 10 ये मिनट किसका बोलना माइक है। ऑन है? माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो अच्छा जी। तो इस तरह के यार टॉपिक्स आपके पास आते हैं। हमने ये 8 10 दिन बस और बोल। ये किसका माइक ऑन है? एक मिनट, सुहेल आपका माइक ऑन है यार, इसको आप ऑफ कर लें, मैं म्यूट कर लेता हूँ। अच्छा। तो इस तरह के टॉपिक्स भी आपके पास आते रहते हैं जिसमें एंड आ रहा होता है और किसी किसी टॉपिक्स में आर आ रहा होता है। ठीक है ना। अब हम इसको पास पेपर्स में जाके देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि इसको हमें हैंडल कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर 2021 कैसे उठाएं, टॉपिक उठाएं, तो उसमें अगर हम स्टार्ट करें, पहले वाला टॉपिक इसके अंदर नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, छठे में नहीं है, आप कह सकते हैं कि आठवें टॉपिक के अंदर आ रहा है, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। अब इस तरह के टॉपिक्स भी आते हैं, बट इससे डिफरेंट भी आते हैं। अब आपने याद रखना है कि जब एक चीज दी गई हो टॉपिक के अंदर और उसके जो है वो एंड लगा दिया, जैसे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इस तरह के टॉपिक्स में आपने याद रखना है कि आपने दोनों साइडों को बराबर स्पेस देनी होती है। ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो भी बराबर होंगे और उसके साथ जो कॉन्स हैं, उसके नेगेटिव साइड है, वो भी उतनी ही आएगी। अगर आप 8 आर्गूमेंट देते हैं बेनिफिट्स वाली साइड पे, तो आपको 8 आर्गूमेंट देने पड़ेंगे उसके नेगेटिव साइड पे। दोनों को बैलेंस रखना है आपने। और इसके अंदर आपका कोई स्टांस क्लियरली होना लाजमी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऐसे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि नंबर वन, आपने बोथ साइड्स इक्वली, ठीक है, आपने स्पेस देनी है। उसके बाद जो है वो नो क्लियर स्टांस आर यू विल नॉट चूज एनी साइड। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का टॉपिक आएगा, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इस तरह के टॉपिक के अंदर आपने हमेशा उसको दोनों साइडों को बराबर आपने स्पेस देनी है। उसके अंदर आपका स्टांस क्लियर होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर लाजमी नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है कि आप किसी एक साइड को चूज करें। मैं ये 2020 का है, एक और टॉपिक लेता हूँ जिसको तो हम 2020 में से लेते हैं, कुछ टॉपिक देखते हैं जिसमें एंड आ रहा होता है। आप देखें, पहले वाला टॉपिक है, दूसरे वाला, तीसरे वाला टॉपिक के अंदर एंड आ रहा है, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि उसने डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट चीज़ों को एंड के साथ उसने कंबाइन किया होता है। अब उसमें क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं कि वो जो पहली चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, वो अब इसके ऊपर जो है वो लिखना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान को एक्सप्लेन करेंगे, कश्मीर कॉज क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, जो आपसे डिमांड की जा रहा है, वो नहीं लिखते। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि जब दो डिफरेंट चीज़ें, when two different things are connected with and, जब एंड के जरिए दो डिफरेंट चीज़ों को उसने कनेक्ट किया है, तो आपने उन चीज़ों के दरमियान एक रिलेशनशिप, ताल्लुक कायम करना होता है। ठीक है, और वो ताल्लुक आपका अपना हो सकता है, किसी तरह आप चाहें उसको बेस कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टॉपिक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, या दे सपोर्ट ईच अदर, या दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, या आप जिस तरह चाहना चाहें आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सप्लीमेंट्स या सपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी मर्जी है जो स्टांस लेना है, बट हमेशा याद रखना है कि जो आप स्टांस लेंगे उसके ऊपर आपके पास आर्गूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है।
आपने एक ऐसा स्टांस लेना है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आपके पास आर्गुमेंट्स है, रेलिवेंट डेटा है, फैक्ट्स हैं और आइडियाज हैं। कोई ऐसा स्टांस कभी नहीं लेना जिसके ऊपर आप लिख भी ना सकें बाद में। अब जैसे पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब इनको आपने कनेक्ट करना है। अब हर बंदे के लिए इस तरह के टॉपिक्स को हैंडल करना डिफरेंट होगा और वो सारे ठीक होते हैं। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपने स्टेटमेंट बनाई है उसको आप किस तरह से जो है वो आगे लेके चलाते हैं और उसे जस्टिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, हम एक और टॉपिक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई और देखते हैं इसके अंदर अगर कोई है तो। हाँ जी, ये है ग्लोबल पावर डायनामिक्स, टॉपिक नंबर 5, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब दो डिफरेंट चीजें हैं, ग्लोबल पावर डायनामिक्स डिफरेंट है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है। अब आपने इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप, कनेक्शन बिल्ड करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है एक लॉजिकल वे में, और वो आपकी स्टेटमेंट होगी। उस स्टेटमेंट के बेस पे फिर आप आउटलाइन बनाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है उसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चैलेंजेस और कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है उसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और वक्त की जरूरत है। आपकी मर्जी है, आप जो बात कहना चाहें कह सकते हैं और वो सारी ठीक होती है। इन दो डिफरेंट टॉपिक्स को आप जिससे चाहें कनेक्ट कर सकते हैं और उसी की बेस पे आपने स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कोई और टॉपिक देखें अगर मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल 2019 कैसे देखते हैं, इसमें अगर कोई टॉपिक है। अच्छा जी, हाँ जी, ये है उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, बट ये हमारे टेस्ट का तो नहीं है लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में आता है। अब ये देखें टॉपिक नंबर 6 है न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन आवर कल्चर, के न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म और हमारा कल्चर। अब आपने ज़ाहिर है कि जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है उसको और हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारे कल्चर से मुराद पाकिस्तान का कल्चर है। ठीक है, इनको आपस में आपने एक लॉजिकल वे में कनेक्ट करना है। ठीक है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है उसके जो कुछ डिमांड्स हैं या जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारे कल्चर से कंपेटेबल नहीं है, आप ये कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है उसने हमारे कल्चर के अंदर कुछ तब्दीलियां जो है रोनमा की हैं, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लेके आ रही है और साथ कुछ मसाइल पैदा कर रही है। दैट मीन्स के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ओपन एंडेड एसेस में डालते हैं। ठीक है, एंड वाले एंड ओपन एंडेड एसेस होते हैं और आपने इनमें अपनी मर्जी से स्टांस लेना होता है, जो चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। कोई और टॉपिक देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, टॉपिक अभी इधर नहीं है कोई, मैं कोई और देखता हूँ। 2017 में चलते हैं। अच्छा जी, 2017 में शायद यहाँ पे भी नहीं है कोई टॉपिक। अच्छा, इसको मैं इधर 16 में लेकर आता हूँ। हाँ, ये देखें टॉपिक नंबर 3 है वाटर क्राइसिस इन नेशनल यूनिटी। ठीक है ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस तरह के ना, दो डिफरेंट चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ों को उसने कंबाइन किया हुआ है और इस तरह के टॉपिक्स आपको नजर आते हैं अक्सर 2016 के बाद से। ठीक है ना, सम टाइम वो उनको ओपन एंड कर देता है, वो उसको जो है सिर्फ दो लफ्जों को लिख देगा, सम टाइम उनके दरमियान ताल्लुक बना देगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहता है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, सिंपली ये वो इतना भी कह सकता है, लेकिन उसने क्या कह दिया, उसने कहा कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। उसने आपको स्टांस दे दिया है कि आपने इसी को फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं जाना आपने। बट जिसमें एंड लगा होगा और डायरेक्शन नहीं होगी तो आप उसमें फ्री हैं, आप अपनी मर्जी से स्टांस ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वाटर क्राइसिस जो है वो नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस वाटर क्राइसिस को जो है वो अर्जेंट या इमीडिएट बेसिस पे जो है वो सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की जरूरत है। आप जैसे चाहें स्टांस ले सकते हैं। ये एंड वाली बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि जो मैंने डिस्कस नहीं किया और इस कैटेगरी में आता है और आपको उसमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आर वाले हिस्से में चलेंगे। जी शाबाश। सर बीच में आवाज़ डिस्टॉर्शन हुई है। सुहेल, सुहेल करें, अच्छा मैं आता हूँ उस तरफ। अच्छा एजाज, मैं ये कह रहा था कि और सेम बात चल रही थी हमारी कि हमने जो टॉपिक लेने होते हैं एंड वाले, जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को, दो मुख्तलिफ चीज़ों को उसने कंबाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है,
अब अगर आपके पास दो अलग चीजों को एंड के साथ उसने जोड़ा हुआ है, दरमियान में एंड आ रहा है, तो आपने उन दो चीजों के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करना है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि वाटर क्राइसिस को अलग से डिस्कस करना शुरू कर दें और नेशनल यूनिटी को अलग से, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आपने उन दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना है, ताल्लुक पैदा करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, लिंक करना है उनको आपस में। और वो जो लिंक है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है। आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर क्राइसिस हैज कॉज्ड क्रिएटेड सेवरल चैलेंजेस फॉर नेशनल यूनिटी, या इट इज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। ठीक है ना, और इसलिए इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। आपकी मर्जी है, जैसे चाहे आप कह सकते हैं। इससे पीछे भी हमने टॉपिक देखे, उसमें इसी तरह की चीजें आ रही थी। ठीक है, एजाज क्लियर है? हेलो हाँ सर। जी सुहेल, टॉपिक नंबर 5 पे भी आते हैं। हेलो सर। हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? जी सर। हाँ जी बोले। सर हमारे पास अगर ऐसा टॉपिक हो, सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोज एंड कॉन्स। हम्म। अब इसमें तो सर प्रोज को हमें अलग वो अपना स्पेस देना होगा, कॉन्स को अलग स्पेस देना होगा। हम्म। इसमें तो आपस में रिलेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा था कि प्रॉस एंड एक कॉन्स ऑफ कॉलम में ग्लोबलाइजेशन है। सेपरेटेड है एक दूसरे से। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब वाटर ठीक है, ठीक है, मुझे मुझे क्लियर हो गया आपकी बात। देखें, जब दो डिफरेंट टॉपिक्स को, दो डिफरेंट चीजों को उसने दिया होगा तो आपने कंबाइन करना है। अगर एक ही चीज की दो डिफरेंट उसने डायमेंशंस पूछी, जैसे हाँ सिंगल बिल्कुल। नेशनल करिकुलम प्रोज एंड कॉन्स तो या फिर प्रोज उसको एंड अलग कॉन्स ऑफ स्पेस देना ग्लोबलाइजेशन, होगा तो और या उनको आपने अलग अलग नहीं करना, कोई ताल्लुक पैदा नहीं करना। आपने जस्ट ये करना है कि अगर आपसे पूछा है कि एसएनसी प्रोज एंड कॉन्स, तो आपने एसएनसी के प्रोज और कॉन्स बताने हैं बस। अगर आपसे पूछा है यस। कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपने ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं, नुकसान है, प्रोज हैं और कॉन्स है, को बताने। कोई ताल्लुक या रिलेशनशिप पैदा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सर। जब दो डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे वाटर क्राइसिस एक अलग टॉपिक है, नेशनल यस। यूनिटी एक अलग आइडिया है, तब दो डिफरेंट आइडियाज को, चीजों को वो कंबाइन करेगा एंड के साथ, फिर आपने वहां पे ताल्लुक पैदा करना है। जैसे मैंने आपको पीछे मिसालें दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास यहाँ पे था कि टॉपिक नंबर इसमें था, किसमें था, इसमें हम जाने थे यहाँ पर। जी था, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। अब ये दो दो अलग चीजें हैं। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अलग चीज है, आवर कल्चर अलग चीज है। अगर आप यूं कह दे कि न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म प्रोस एंड कॉन्स, तो फिर आपने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, जो न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, उसके फायदे और नुकसान डिस्कस करने हैं बस। अब अगर उसने यहाँ पर आपको एंड लगा के एक और टॉपिक ऐड कर दिया है, एक नई चीज ऐड कर दी है, तो आपने बेसिकली उन दो चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक पैदा करना है, क्रिएट करना है, लॉजिकल। और वो ताल्लुक जैसे चाहे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वन डायमेंशनल बनाए, 2D बनाए, 3D बनाए, आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगता है। और उसकी बेस पे आपने अपना ऐसे चलाना आता है। अच्छा जी, सर तो हम कॉज लिख लिख के वाटर क्राइसिस पे फिर हम नेशनल यूनिटी लिखेंगे कैसे? नहीं 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 नहीं। देखें यासिर, जैसे मैंने टॉपिक का बताया कि टॉपिक हमारे पास है कि, एक मिनट, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब इसको समझें। अब ये दो चीजें अलग हैं, वाटर क्राइसिस अलग है, नेशनल यूनिटी अलग है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इन दो के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना है। अब रिलेशनशिप क्या होता है कि इन दोनों को एक लॉजिकल वे में कनेक्ट करना है। आप कह सकते हैं कि वाटर क्राइसिस की वजह से नेशनल यूनिटी को बहुत से थ्रेट्स पैदा हो गए हैं, इसलिए इसको जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है ना? आप कह सकते हैं कि, या यूं भी कह सकते हैं कि जहाँ पे वाटर क्राइसिस होगा वहाँ पे नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट होगा। तो इसलिए वाटर क्राइसिस को जो है वो सॉल्व करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब आपने क्या करना है कि वाटर क्राइसिस को अलग से और नेशनल यूनिटी को अलग से नहीं करना। आपने आपने जब कह दिया कि वाटर क्राइसिस इज कॉजिंग या इज क्रिएटिंग चैलेंजेस, थ्रेट्स फॉर नेशनल यूनिटी, तो अब आपने आर्गुमेंट्स देने हैं कैसे वाटर क्राइसिस जो है वो नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पैदा हो रहे हैं, इंटर प्रोविंस सेंटर प्रोविंस के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसके दरमियान जो है वो हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना? वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो है वो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। तो ये इस तरह के पॉइंट्स आपने बताने हैं जो बेसिकली वाटर क्राइसिस के जो थ्रेट्स हैं ना, जो उसके नुकसान हैं, और वो नेशनल यूनिटी पे उसका इफेक्ट आपने डिस्कस करना है। ठीक है? या सर क्लियर है ये बात? लिटरेसी की भी ऐसे ही हारिस, जो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी है ना, उसके अंदर उसने आपको डायमेंशन दे दी है। ठीक है ना? डायमेंशन उसने दे दिया, उसने कह दिया है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। उसने आपसे ये नहीं कहा कि आप अपनी मर्जी से करें।
उसने कह दिया कि जो मैंने चीज दी है ना इसको बताएं, जस्टिफाई करें। तो अब आपने बाउंड है, अब आप बाउंड हैं, आपने ये बताना है कि वाकई में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इलिटरेसी नहीं आ सकती, या जहाँ पे इलिटरेसी है वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो नहीं हो सकती। अब आपने इस बात को जस्टिफाई करना है, इससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते आप। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो दो डिफरेंट चीजें होती हैं ना, अगर उसके अंदर उसने कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं दी तो वो ओपन एंडेड ऐसे होता है, उसमें आप फ्री होते हैं, अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले सकते हैं। बट डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। इसने उसने जो है आपको ऑप्शन नहीं दिया, उसने आपको बाउंड कर दिया है कि जो चीज कही गई है वही आपने लिखनी है। ठीक है हारिस सर, तो हम थीसिस स्टेटमेंट में भी बस प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, हम मैं आपको करवाऊंगा ऐसे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड वाले भी और आर वाले भी। ठीक है ना, अभी आप जस्ट ये बात समझ के जो है वो माइंड में रख लें आप। सर तो वाटर क्राइसिस यूनिटी में भी उससे बाउंड नहीं किया। हाँ जी, बाउंड नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया बाउंड। बट जो ऐसे की रिक्वायरमेंट है ना, जो ऐसे की एक लॉजिक होती है वो ये है कि आप जब दो चीजों को एंड के जरिए उसने कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसको अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, डायरेक्टली सीधे फेल हो जाएंगे आप। ठीक है ना, जब दो चीजों को उसने लिख दिया है ना अलग अलग से, तो दैट मीन्स कि वो आपसे चाह रहा है कि वो आप उन दो चीजों के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करें, अपनी सोच, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज और अपनी जो आपकी समझ बूझ है उसकी बेस पे, और उसकी बेस पे फिर आप आर्गूमेंट्स ने आउटलाइन बनाया और अपने ऐसे करें। आपसे वो हरगिज ये नहीं चाह रहा कि आप वाटर क्राइसिस को अलग से करें और नेशनल यूनिटी को अलग से करें, बिल्कुल भी नहीं कर रहा आपसे। आपसे वो ये चाह रहा है कि जब दो चीजें उसने दे दी हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि जब दो चीजों को मिलाएगा, कभी कभी वो आपको डायरेक्शन दे देगा, कभी कभी डायरेक्शन नहीं देगा। जब वो बाउंड करेगा आपको डायरेक्शन देगा तो आपने उसकी मर्जी से चलना है। जब वो डायरेक्शन नहीं देगा, दो डिफरेंट चीजों को एंड के साथ जोड़ा होगा, तो आप फ्री हैं, अपनी मर्जी से आजाद हैं, जिससे चाहे उसके ऊपर स्टांस ले लें आप। ठीक है, बाउंड नहीं किया आप तो कुछ बनाना है then- हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सुहेल ऐसे ही है। अच्छा जी, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है। टॉपिक नंबर 5 पे किसने कहा था कि टॉपिक नंबर 5 का सुहेल आप इसी को कह रहे थे कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। जी, अच्छा ठीक है। अब देखिए ये जो टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, पहले उसने क्या कहा, कॉलन लगा दिया, उससे पहले उसने कहा पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का क्राइसिस, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। अब बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का क्राइसिस है उसमें जो है वो रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जरूरत है। तो आपने बताना है वाकई में जरूरत है, रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की भी। तो आप इसमें कह सकते हैं, स्टांस यूं ले सकते हैं कि पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, अगर उसमें रिफॉर्म्स की जाए और उसके अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जाए। बट इससे पहले आपने इस बात पे फोकस करना है कि पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस के क्राइसिस है उसकी जरूरत, जो उसके रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, उसके इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं आपने बेसिकली, कि जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, लॉ ऑर्डर के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, टेररिस्ट आ रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कि उसके नेगेटिव, उसके इफेक्ट्स हैं, उसके असरात हैं। अब इसकी बेस पे आप कहते हैं कि हाँ अब हमें जरूरत है गुड गवर्नेंस की, और वो कैसे हो सकती है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से और रिफॉर्म से हो सकती है। ठीक है, तो आपने बेसिकली टॉपिक को बड़े केयरफुली आपने समझना होता है। हो गया, हाँ जी, स्पेसिफिक हो गया है बिल्कुल, ये आपको उसने बाउंड कर दिया उसने, इसमें उसने आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो है एंड वाले हिस्से। ठीक है, अब चलते हैं आर वाले हिस्से में, 4 पॉइंट्स टू क्राइसिस, 6 पॉइंट्स टू रिफॉर्म्स एंड 6 पॉइंट्स बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, देखें इसमें जो अब्बास आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स, रिफॉर्म से क्या मुराद है आपकी। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि आप पहले तो जो प्राइस गवर्नेंस क्राइसिस है उसके आप एविडेंस देंगे, मैनिफेस्टेशन या एविडेंस दें, एक पैराग्राफ इस पे कर लें। उसके बाद आप 4-5 इसके जो इफेक्ट्स हैं क्राइसिस गवर्नेंस के उस पर बात करें। अब इन्हीं जो इफेक्ट्स हैं इसी की बेस पे आप कहें कि यस देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप 8-10 पॉइंट दें कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स गवर्नेंस के लिए कैसे हो सकती हैं और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि आपने रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे अलग से नहीं करना, आपने बेसिकली रिफॉर्म्स बतानी है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए आपने। ठीक है ना, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे हो सकती है, रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, ये आपने जिसके बाद देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि आपके आर वाले हिस्से पे। आर वाले हिस्से भी आते रहते हैं बहुत सारे आपके पेपर के अंदर।
ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मिसाल लेता हूँ कोई, ये देखने देगा यहाँ पे कोई मिसाल मौजूद है। हाँ जी, ये देखें आप, टॉपिक नंबर 10 है 2020 के ऐसे में, IMF बेल आउट्स रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। अब इसको हम कहते हैं आर वाले या वाले ऐसे, जिसके अंदर ओ आर आर लिखा होता है। एक टॉपिक दिया होगा और उसके आगे फिर कॉलन लगा देगा, या कॉलन नहीं भी लगाएगा तो फिर वो उसमें दो चीजें लिखेगा और उनके दरमियान वो आर लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल एक और टॉपिक था, मुझे याद है कि 2021 में नहीं, 2019 में शायद आया था। एक मिनट, यस, ये देखें, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स आर ब्लेसिंग। ये इसी तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग expanding information technology, a blessing or curse। अब देखें, जब आपके पास इस तरह की चीजें दी गई होंगी और उसमें और लगा होगा तो उसकी हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने ये बताया था कि जब दो जिस डिफरेंट चीजें एंड के जरिए कनेक्ट होंगी तो आपने उनके दरमियान ताल्लुक बनाना है। उसके बरक्स जब आर लगा होगा, या वाला ऑप्शन होगा, तो उसकी हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने अपना एक स्टांस लेना है। आपने अपना एक सांस लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका टॉपिक लेता हूँ कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग अर्कस। अब इसके ऊपर हम थीसिस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने देना है सांस के ऊपर बात करनी है। अब सांस लेंगे तो आपने इस साइड को चूज करना है। याद रखें कि आपने आर वाले हिस्से में एक साइड को चूज करना है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसको भी आपने स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना है। उसको भी स्टेटमेंट के अंदर आपने उसका हिस्सा लिखना है, उसको लिखना है। आप कह सकते हैं कि एक्सपेंडिंग information technology has offered some blessings or benefits. However, its harmful effects outweigh या outnumber its पॉजिटिव इफेक्ट्स। यानी कि बेसिकली आपने क्या करना है कि दोनों को आपने स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ आपने इस तरह से एडजस्ट करनी है, मोल्ड करनी है कि उसमें आप उसमें नजर आए कि आपने वाकई में एक साइड पे जा रहे हैं, आप एक साइड को चूज कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, ब्लेसिंग को सपोर्ट करें, कर्स को सपोर्ट करें। कोई बंदा हो सकता है वो कहता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज्यादा हैं, उसके नुकसान कम है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके ब्लेसिंग्स कम है, नुकसान ज्यादा हैं। उसके उलट भी हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप जैसे सांस लें, बट याद रखना है कि आपने नंबर वन जो दोनों चीजें हैं वो मेंशन करनी है, लेकिन अपना स्टांस क्लियर करना है। उसके अंदर आपने आपने क्लियरली एग्जामिनर को बताना है, दिखाना है कि मेरा इसमें ये स्टांस है। अब देखें, इसको अगर आप पढ़ें तो यहाँ से जो नजर आता है कि जो एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो उसकी कर्स है, वो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स से ज्यादा हैं। दैट मीन्स कि आपने ये बता दिया कि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं। बेसिकली आपने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, एक कर्स है, ना कि ब्लेसिंग है। ठीक है, ये तो है स्टांस की तरफ। इसी तरह आपका जो ये वाला टॉपिक है, इसको हम लेते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि IMF बेल आउट्स पैकेजेस रोड टू स्टेबिलिटी या रेसिपी फॉर डिजास्टर। अब ये बिल्कुल इसी तरह से हैंडल होगा। अब मुझे बना के दिखाएं, शाबाश, जल्दी से सब लोग इसके ऊपर बनाएं स्टेटमेंट एक। ये देखना है कि आपको कितनी समझ आई है। ये जो आपके पास टॉपिक है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। ये है IMF बेल आउट्स रोड्स टू स्टेबिलिटी रेसिपी फॉर डिजास्टर। शाबाश, इसके ऊपर सब लोग अपने स्टेटमेंट बना के सेंड करें मुझे। सुपरफिशियल टच नहीं करना उसको, आपने प्रॉपर टच करना होता है। उसके ऊपर पैराग्राफ भी लिखेंगे हम, वो भी हम समझते हैं, बट अभी आप इसके ऊपर पहले स्टेटमेंट बनाए। शाबाश।
हाँ जी। जी शाबाश जवानों। आज तो लोग ही बहुत कम है क्लास में, पता नहीं क्या हो गया। कहाँ गए हैं ये आवाम हमारी। हाँ जी शाबाश। शाबाश बनाए। हाँ भाई कुछ समझ आ रही है। हमारे पास अब्बास है, हारिस है, सुहेल है, एजाज है, यासिर है। हाँ जी। जी शाबाश शाबाश। IMF bailouts has bailouts of groups of share to countries struggling with economic shocks or over dependency on security. वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज ऑफर्ड डिजास्टर। यासर ये क्या कहा है आपने, ऑफर्ड रेसिपी फॉर डिजास्टर, रेसिपी आर डिजास्टर, हाउएवर इट इज डिजास्टर इज। अब देखें यासर, इसको आप यूँ कर सकते हैं कि इंटरनेशनल या IMF बेल आउट पैकेजेस हैव ऑफर्ड some relief, some temporary relief to the recipient or developing countries or to the receiving countries. However, these bailout packages have proved to be a harmful effect. Have proved to be a road to देखें ये अब इस कर रहे हैं, इसको आप यूँ कहेंगे कि पहली साइड में आपने ये कहना है कि जो IMF बेल आउट पैकेजेस हैं वो टेम्परेरी रिलीफ ऑफर करते हैं, यानी कि कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो उसके जो नुकसान आते हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब दुनिया में देख लो, पाकिस्तान को देख लो, 23 टाइम्स पाकिस्तान हैज़ गॉन टू IMF सिंस 1958। उसमें से अगर आप जो 13 मरतबा हमने लिया है पैकेजेस, उसमें अगर आप डेटा देखें तो तकरीबन जो मेजोरिटी है उसमें हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, टैक्सेशन बढ़ी है, टैरिफ्स बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा हुई है, मतलब उसके अलावा बहुत से नुकसान हुए हैं। तुर्की है उसकी मिसाल देख लें, बांग्लादेश है उसकी मिसाल देख लें, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उसके अलावा ग्रीस है, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इसके रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं IMF के, तो वहाँ से ये नज़र आता है कि IMF बेलआउट्स का लॉन्ग रन में कोई खास फायदा नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें स्टांस लेना है क्लियरली। ठीक है, आपने ये कहना है कि आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं एक साइड को जिसको सपोर्ट करना चाहिए आप कह सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो IMF बेल आउट पैकेजेस हैं उसके क्या हैं, शॉर्ट टर्म तो कुछ उसके नुकसान हैं लेकिन लॉन्ग रन में वो फायदेमंद ज़्यादा है, यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि जो IMF बेल आउट पैकेजेस हैं उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं बट लॉन्ग रन में उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो आप जिस तरह चाहें आप इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके आउटलाइन कैसे बनानी है। अगर इसकी हम आउटलाइन बनाएंगे तो मैं आपके सामने एक आउटलाइन लेकर आता हूँ। PDF कहाँ पे है। अब आपने जब इसकी आउटलाइन बनानी है तो आपने क्या करना है कि जो पहली साइड है, पहले आप ये बात सुन लें उसके बाद आउटलाइन को देखना है आपने। जो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसके आपने स्टांस ले लिया, आपने ये कह दिया कि जो IMF के नुकसान आते हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन फ़ायदे कम हैं। अब आपने जो फ़ायदे हैं नुकसान आते हैं वो डिस्कस करने हैं दोनों। अब जो नंबर ऑफ पैराग्राफ से कितने होंगे, अब जो नेगेटिव साइड है उसकी, जिसको आप सपोर्ट नहीं करे उस पर आर्गूमेंट्स आप जो है वो हाफ कर देंगे, और जिसको आप सपोर्ट करें उसमें आर्गूमेंट्स डबल कर देंगे। यानी कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि 20-80 का फार्मूला। फॉर एग्जांपल आप जो है 8 आर्गूमेंट देते हैं फेवर के अंदर, ठीक है, और दो आर्गूमेंट जो होते हैं वो आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 7 आर्गूमेंट्स दें फेवर में, ठीक है, और उसके बाद जो है वो, एक मिनट, ठीक है, और 4 आर्गूमेंट जो है वो अगेंस्ट हैं। आपकी मर्जी है, बट ये ख्याल रखना है कि ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, और आपके जो फेवर वाले आर्गूमेंट्स हमेशा ज़्यादा होंगे। तो इसमें आप 30-70 वाला फार्मूला यूज़ कर लें, 40-60 वाला कर लें, 20-80 वाला, जो भी चाहें यूज़ कर लें। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि
जब आपने आउटलाइन बनानी है तो आपने दोनों साइड्स को देना है, कवर करना है। फॉर एग्जांपल, अब आपने स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके बाद आपने जो है इसके टेम्पररी बेनिफिट्स हैं आपने ये लिखा। अब देखिए ना, आपका स्टांस ये है कि आप कहते हैं कि जो IMF पैकेजेस है उसके टेम्पररी बेनिफिट्स हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उसके नुकसान ज़्यादा हैं। अब आप उसके जो बेनिफिट्स हैं वो चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई भी इशू नहीं है। अपना स्टांस पहले लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो आपने 4 आर्गूमेंट दे दिए, 4 पॉइंट यहाँ पे दिए। ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब जो आपके बेनिफिट्स हैं, जो आपका स्टांस है, जो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली जो है वो स्टांस है, तो उसमें आर्गूमेंट्स आप डबल कर देंगे। अब देखिए ये 10 आर्गूमेंट कर दिए मैंने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, इसे 12 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 3 भी कर सकते हैं, इसको जो है 8, 9, 10 भी कर सकते हैं। तो आपने ये जो फार्मूला है इसको यूज करना है, इसका ख्याल रखना है इसका। ठीक है, ये आउटलाइन बनाते हुए आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद आप बिल्कुल वैसे आउटलाइन जो चीजें आगे ऐड होंगी, वे फॉरवर्ड अगर है तो वो उसके अंदर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा। ये तो है आपका यहाँ तक बात आउटलाइन की हद तक। अब चलते हैं कि पैराग्राफ्स में क्या करना होता है। पैराग्राफ्स में ये है कि कुछ भी नहीं करना आपने, पैराग्राफ्स में कुछ भी नया नहीं करना। एंटी आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट का इसमें आइडिया भी नहीं है। आपने उसी तरह इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। फिर अगर आपको कोई ओवरव्यू का पैराग्राफ है, डेफिनेशन देने का है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके ऊपर आप करना चाहें वो पैराग्राफ करें। देन आप जैसे यहाँ पे है जो ये जो आपके पैराग्राफ्स हैं टेम्पररी बेनिफिट्स के, ये आप बताएंगे इसके नुकसान आप जी हैं। पहला पैराग्राफ इसके ऊपर, फिर दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे। बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे अब इसके नुकसान ये हैं। किसी पैराग्राफ के अंदर आपने वो काउंटर या एंटी आर्गुमेंट वाला कुछ भी यूज नहीं करना। सिंपल आपने ये बताना है कि जो IMF पैकेजेस हैं उसके रिलीफ मिलता है कंट्रीज को, उसमें आप मिसाल देना चाहें दे सकते हैं कि स्टडी एग्जांपल है, कुछ भी देना चाहते हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, चौथा इसी तरह फिर आप ट्रांजिशन देंगे और अपने स्टांस के ऊपर आ जाएंगे। अब इसके पैराग्राफ लिखेंगे उसी तरह कि जो IMF के बेल आउट पैकेजेस हैं वो डेट रेप होते हैं। अब इसके ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, फिर दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, और एंड के ऊपर अगर आपका वेफर वर्ड है तो वो आप लिख दें, और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो बॉडी बॉडी के जो पैराग्राफ्स है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, कुछ भी आपने नया नहीं करना। सिर्फ आपने आउटलाइन के अंदर आउटलाइन बनाते हुए ये आपने ख्याल रखना है कि दोनों को स्पेस देनी है। स्टेटमेंट के अंदर कैसे लिखना है वो आपने समझना है उसको, और आउटलाइन के अंदर आपने कैसे करना है ये समझना है आपने। जी, ये बात क्लियर है? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें इस टॉपिक में। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है अभी इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया हमारी क्लास को, 38 मिनट्स हो गए, काफ़ी है।